लास्ट वीडियो में हम लोग सोशल असिस्टेंस और सोशल इंश्योरेंस के बारे में पढ़ रहे थे। हमने सोशल असिस्टेंस के बारे में काफ़ी कुछ देखा भी और हमें इसमें पता चला कि सोशल असिस्टेंस में आपको वॉलंटरी हेल्प प्रोवाइड किया जाता है विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन। आपसे कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाएगा, बस आपको इसमें वॉलंटरी हेल्प दिया जाता है। लेकिन आपका यहाँ पे मीन्स टेस्ट होता है, मतलब आपको कुछ क्राइटेरिया होता है जो गवर्नमेंट फिक्स करती है कि आपकी कैटेगरी या तो बीपीएल से कम होनी चाहिए एंड या फिर कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप रख देगी या फिर कोई टाइम रख देगी, मतलब कुछ भी। तो कोई भी क्राइटेरिया या फिर फैक्टर्स वहाँ पे रखेगी आपके लिए, तो आपको सोशल असिस्टेंस प्रोवाइड होगा। बट इन केस ऑफ सोशल इंश्योरेंस आपसे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन लिया जाता है। आपसे जब आपको अगर पेंशन का बेनिफिट्स चाहिए तो आपको पेंशन 58 या 60 इयर्स के बाद चाहिए, लेकिन उसमें जब आप सर्व कर रहे हैं बिफोर 58 इयर्स और उससे पहले, तो आपको उसमें आपको कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। जब आप केपेबल हैं तब आप कंट्रीब्यूट करेंगे, और जब आप केपेबल नहीं होंगे आगे चल के अबव 60 इयर्स जब आप पहुंच जाएंगे, तब आपको गवर्नमेंट वही मंथली रूप में जो भी आपने इकट्ठा करा है अपना अमाउंट, वो आपको पेंशन के रूप में मंथली कंट्रीब्यूशन से मतलब मंथली दिया जाएगा। सोशल इंश्योरेंस क्या है? गिविंग इन रिटर्न फॉर कंट्रीब्यूशन, मतलब आपने जितना कंट्रीब्यूशन करा है उसमें ही आपको रिटर्न दिया जाएगा एंड अप टू सब्सिस्टेंस लेवल। एंड यहाँ पे कोई भी मीन्स टेस्ट नहीं होता है, मतलब यहाँ पे नहीं देखा जाएगा कि आपका बीपीएल कैटेगरी है या फिर आप इस एज ग्रुप में लाई करते हैं कि, मतलब एज ग्रुप का तो है इसमें क्राइटेरिया, मतलब आपसे ये बीपीएल डिसेबिलिटी, मतलब जैसे सोशल असिस्टेंस में होता है असिस्टेंस प्रोवाइड करना, अगर आप डिसेबल हैं तो आपको सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, अगर आप बीपीएल कैटेगरी में हैं तो विदाउट एनी कॉन्ट्रीब्यूशन आपको हेल्प प्रोवाइड किया जा रहा है, सब्सिडीज प्रोवाइड हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी मीन्स टेस्ट नहीं है, यहाँ पे आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं, कोई भी मीन्स टेस्ट नहीं है। अब इसकी फीचर्स देखते हैं। मतलब ये जो है सोशल इंश्योरेंस, इट इज फाइनेंस्ड बाय द कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कौन करता है? एम्प्लॉय करता है और एम्प्लॉयर भी करता है। एम्प्लॉयर का काफी मेजर पोर्शन होता है इसमें। एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर्स भी करते हैं, और इसमें पार्टिसिपेशन कंपलसरी है बट विथ फ्यू एक्सेप्शंस, जो हम अभी कुछ ही देर में देखेंगे। मतलब यहाँ पे पार्टिसिपेशन कंपलसरी है उन लोगों के लिए, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जिनकी इनकम, मंथली इनकम, मतलब बेसिक पे एंड डियरनेस अलाउंस इज लेस देन 15,000 रुपीज, तो वो उनको पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है। लेकिन अगर जो 15,000 से ज्यादा वाले लोग हैं जिनकी मंथली इनकम अब 15,000 है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके कुछ क्राइटेरिया है जो हम एक्ट्स पढ़ेंगे ना, तो आप हमसे डिस्कस करेंगे। नाउ इसमें एक और चीज है, कॉन्ट्रीब्यूशंस आर एक्यूमुलेटेड इन स्पेसिफिक फंड्स। अब इसमें होता क्या है, एक फंड क्रिएट करा जाता है। जैसे ही आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करा और वो ऑर्गेनाइजेशन आपके ईपीएफ एक्ट के अंदर आती है, या फिर उसमें ईपीएफ एक्ट दैट इज प्रोविडेंट फंड एक्ट एप्लीकेबल होता है, तो फिर आप इसमें अपना पीएफ जमा करते रहते हैं, विच इज 12%, जो कि हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में। तो 12% आप सबमिट करते हैं, आपका जो एम्प्लॉयर है वो भी 12% वहां पे डिपॉजिट करता है, तो वो आपका फंड में 24% ऑफ योर सैलरी इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, उस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, हर साल जो भी है उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो जब आपको ये पीएफ फंड चाहिए होगा बाद में, तो आप ये पूरा का पूरा अमाउंट ले सकते हैं। आपको इसमें एम्प्लॉय जो आपने डिपॉजिट करा वो मिल रहा है, आपके एम्प्लॉयर ने जो डिपॉजिट करा वो भी मिल रहा है, और आपका जो ये इंटरेस्ट है वो भी मिल रहा है। ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। फैक्ट्स में क्या है, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स इन इंडिया। इसमें पहला है प्रोफेसर बीपी आदरकर, जिन्होंने पहली बार, मतलब पहला सोशल सिक्योरिटी स्कीम इंडिया में डेवलप करा इन 1944। एंड उसके बाद हमारे इंडिया में स्टैब्लिश हुआ है कॉर्पोरेशन, दैट इज ईएसआईसी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। नाउ दिस ईएसआईसी, इट वाज सेट अप अंडर दिस एक्ट ऑफ 1948, ईएसआई एक्ट, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अब ये मतलब आपको ना इसमें ये ईयर याद रखना है। जैसे अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है ईएसआईसी एक्ट कब इनैक्ट हुआ था, तो 1948। सिमिलरली एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, और इसने सेटअप करा था दिस ईपीएफओ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। नाउ स्कीम्स अंडर सोशल इंश्योरेंस। अब मैंने बताया था इंश्योरेंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं, और वो जो कंट्रीब्यूशन से आपका जो फंड कलेक्ट हो रहा है वही आपको बाद में बेनिफिट प्रोवाइड हो रहा है। तो इसके अंदर काफी सारी स्कीम्स है, लाइक एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। मतलब अब ये इंश्योरेंस आपको तब दिया जाता है, मीन्स
इन केस किसी पर्सन की किसी कोई पर्सन डिसेबल हो गया या फिर कोई पर्सन की डेथ हो गई, तो इन दैट केस आपको इंश्योरेंस मिलता है। तो मतलब ये एक तरीके से सपोर्ट है, बट उसके लिए आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो ये इसमें ये स्कीम्स कौन सी, पहली है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, देन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम, मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एंड दिस एम्प्लॉय फैमिली पेंशन स्कीम। नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सोशल असिस्टेंस एंड सोशल इंश्योरेंस, वो आपको अब क्लियर हो चुका होगा, उससे पहले हम लोग काफी कुछ देख भी चुके हैं। सो सोशल असिस्टेंस में इट्स अ वॉलंटरी हेल्प विदाउट एनी कॉन्ट्रीब्यूशन, बट इन द अदर केस लाइक सोशल इंश्योरेंस, ओनली हु पेज कॉन्ट्रीब्यूशन विल गेट द बेनिफिट्स। अब नेक्स्ट यहाँ पे सोशल असिस्टेंस में है ओनली इफ सर्टेन कंडीशंस आर मींस व्हाट एवर द कंडीशंस आर प्रिस्क्राइब्ड आर फुलफिल्ड, लाइक डिसेबल पीपल को ही ये बेनिफिट मिलेगा, या फिर बीपीएल कैटेगरी में है उनको ही ये बेनिफिट मिलेगा, या सम अदर क्राइटेरिया। बट इन द सोशल इंश्योरेंस देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मीन्स टेस्ट, नो कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड, ओनली इफ यू आर मेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन then you can take part in it or you can avail the benefits later. सो लेट्स मूव टू दी एक्ट्स। हमने थ्योरी पार्ट कवर कर दिया है, अब हम लोग एक्ट्स डिस्कस करेंगे, इसे समझने का कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। इसके अंदर काफी सारे एक्ट्स आते हैं, ये एक्चुअली ईपीएफ एक्ट है, इसमें काफी सारे आते हैं, हम लोग देखेंगे। प्रोविडेंट फंड, अब ये प्रोविडेंट का मतलब ही है कि आप फ्यूचर के बारे में कुछ सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, और फंड होता है ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, तो मतलब ये आपको बाद में दिया ही जाता है। नाउ इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, मतलब ये जो पीएफ एक्ट है और ईपीएफ एक्ट है ये पूरे इंडिया में लागू है, और ये सारे यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग द रिसेंटली क्रिएटेड जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख वो भी इसमें इंक्लूडेड है। अब ये पीएफ में होता क्या है, जैसे ये देखो ये आपका है फंड, ये आपका जो है ये एक फंड क्रिएट हुआ है। अब इसमें क्या होगा, जो एम्प्लॉय है उसने 12% डाला, फिर उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयर है इसने भी 12% डाला, और वहां पे आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो ये जो टोटल अमाउंट है ये आपको दिया जाएगा जब आप मतलब आप जॉब छोड़ देंगे या फिर आप रिटायर हो जाएंगे, या 58 ईयर्स आपने क्रॉस कर लिए हैं, तो आप ये अपना पीएफ बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब ये जो हम ईपीएफ एक्ट कर रहे हैं दैट इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट, इसमें 4 शेड्यूल्स हैं। पहला शेड्यूल ये बताता है कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज इसमें आएंगी, मतलब कौन कौन सी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं इसमें एप्लीकेबल हैं, या फिर ये डिटेल्स इसके बारे में बताता है। शेड्यूल 2 में क्या बताता है, मैटर्स फॉर विच प्रोविजंस मे बी मेड इन अ स्कीम, मतलब वो मैटर्स मतलब जैसे उसमें बताएगा कि आप ये स्कीम अगर लॉन्च करें तो इसमें ये होना चाहिए इस टाइप से, मतलब जो भी डिटेल है ना स्कीम की वो इस सेकंड शेड्यूल में है। थर्ड में पेंशन रिलेटेड डिटेल्स है, पेंशन स्कीम अगर आप दे रहे हैं तो उसमें क्या क्या डिटेल्स हैं, सो जो भी प्रोविजंस है वो थर्ड शेड्यूल में। सो पेंशन रिलेटेड डिटेल्स और द मैटर्स आर लिस्टेड इन दिस थर्ड शेड्यूल। एंड फोर्थ शेड्यूल में आएगा आपका इंश्योरेंस रिलेटेड डिटेल्स और इंश्योरेंस रिलेटेड मैटर्स। सो नेक्स्ट इज एप्लीकेबिलिटी, मतलब ये किस पे एप्लीकेबल होता है। हमने जैसे भी शेड्यूल 1 में कुछ प्रोविजंस बताए थे कि ये प्रोविजंस अगर हैं मतलब किसी फैक्ट्री में तो ये उन पे एप्लीकेबल होगा। वही चीज इसमें बताई गई है कि जो भी अगर कोई भी स्टैब्लिशमेंट है या कोई भी फैक्ट्री है जो कि शेड्यूल 1 में दिए गए प्रोविजंस को मीट करती है तो उस पे ये ईपीएफ एक्ट एप्लीकेबल होगा। प्लस इफ दे आर एम्प्लॉइंग मोर देन और इक्वल टू 20 वर्कर्स, या तो उनके पास 20 वर्कर्स होंगे, मतलब एटलीस्ट उनके पास 20 वर्कर्स होने चाहिए उस फैक्ट्री में, या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ये ईपीएफ एक्ट उस पर लागू होगा। और अगर कोई अगर कोई डिफरेंट एस्टैब्लिशमेंट है जो कि शेड्यूल 1 में नहीं लिस्टेड है, इस एक्ट के शेड्यूल 1 में नहीं लिस्टेड है, लेकिन वो भी 20 या मोर देन 20 से उसमें वर्कर्स हैं, प्लस वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई करा है कि इस पे ईपीएफ एक्ट लगना चाहिए। सो पहले तो जो कि शेड्यूल 1 के क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं उस पे दिस एक्ट इज एप्लीकेबल, प्लस दिस 20 वर्कर्स वाला क्राइटेरिया। लेकिन अगर कोई डिफरेंट एस्टैब्लिशमेंट है जो कि शेड्यूल 1 में नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि इस पे ये प्रोविडेंट फंड एक्ट और ईपीएफ एक्ट लगेगा, और उसमें भी 20 या 20 से ज्यादा वर्कर्स हैं, तो ये उस पर भी एप्लीकेबल है। और एक और चीज, अगर कोई इंडस्ट्री या कोई फैक्ट्री पे ये एक्ट लग गया, उसमें 20 वर्कर्स थे, अब ऐसा हुआ कि अगले साल उस पे 19 वर्कर्स हो गए या 18, तो वो उसे उस एक्ट से विड्रॉ नहीं कर सकता है। अब एक्चुअली एम्प्लॉयर ये सोचेगा कि मेरे को तो इसमें अपने तरफ से 12% कंट्रीब्यूट करना पड़ रहा है,
लेकिन अगर मैं इसमें 20 से कम कर दूं, मतलब 19 या 18 कर दूं, तो शायद मुझे ये कंट्रीब्यूशन ना करना पड़े। बट ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप पे एक बार ईपीएफ एक्ट और दिस ईपीएफ एक्ट लग गया तो आप उसे विड्रॉ नहीं कर सकते। मतलब ये एम्प्लॉयर की बात करें कि एम्प्लॉयर इससे पीछे नहीं हट सकता है। अगर उसकी फैक्ट्री में एक बार ये एक्ट लग गया तो उसके अंदर ही आएगा वो। अभी तक हम देख रहे थे कि ये एक्ट किन किन स्टैब्लिशमेंट्स में एप्लीकेबल है। जैसे वो स्टैब्लिशमेंट जो कि शेड्यूल 1 में लिस्टेड है, या फिर वो स्टैब्लिशमेंट्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई करी है। प्लस एक कंडीशन थी, लाइक एटलीस्ट 20 वर्कर्स होने चाहिए उन फैक्ट्री या एस्टैब्लिशमेंट्स में, तो 20 या 20 से ज्यादा वर्कर्स भी उसमें काम कर रहे हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि ये एक्ट किस पे एप्लीकेबल नहीं है। सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटीज, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जिनमें 50 से कम लोग काम कर रहे हैं, प्लस वो बिना पार के ऑपरेट कर रही है। सो ये पहली कंडीशन है कि उसमें 50 से कम लोग काम कर रहे हैं और वो बिना पार या इलेक्ट्रिसिटी के ऑपरेट कर रही है, तो उस पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। देन नेक्स्ट, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की स्टैब्लिशमेंट है और उन्होंने खुद का कोई प्रोविजन निकाला है पीएफ का, या फिर उन्होंने खुद के लिए कोई शेड्यूल निकाला है प्रोविडेंट फंड का, तो अगर उस पर एक प्रोविडेंट फंड का शेड्यूल एप्लीकेबल है तो ये पीएफ ईपीएफ एक्ट क्यों लगेगा उस पर? मतलब दो बार प्रोविडेंट फंड की स्कीम क्यों आएगी? सो अगर कोई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की स्टैब्लिशमेंट है जिन्होंने खुद का एक पीएफ का शेड्यूल रखा है, तो उस पर ये ईपीएफ एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। देन थर्ड इज दिस न्यू स्टैब्लिशमेंट्स फॉर द इनिशियल 5 years। मतलब अगर कोई नई स्टैब्लिशमेंट है तो उसमें जो शुरू के उसके 5 साल है उस पर ये ईपीएफ एक्ट नहीं लगेगा। सो हमने तीन कंडीशंस देखी जिसपे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है 1952 वाला। एक है ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज जिनमें 50 से कम लोग काम कर रहे हैं और वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के ऑपरेट कर रही है। देन सेकेंड इज दिस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, वो स्टैब्लिशमेंट्स मतलब सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की स्टैब्लिशमेंट जिनका खुद का एक पीएफ का शेड्यूल है, तो उस पर ईपीएफ एक्ट नहीं लगेगा। और एक है न्यू स्टैब्लिशमेंट्स, उनमें इनिशियल 5 years तक ये नहीं लगेगा। नाउ ये जो हम प्रोविडेंट फंड का कर रहे हैं डिस्कस, इनमें ये एक्चुअली टोटल 3 स्कीम्स है। जैसे एक है ईपीएफ एक्ट, ईपीएफ स्कीम 1952 जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, एक है पेंशन स्कीम, एक है इंश्योरेंस स्कीम, दैट इज एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976। पहली बात तो आपको इनके ईयर्स याद होने चाहिए, और अब हम इन तीनों के बीच में एक डिफरेंस देखेंगे। नाउ ये पहला वाला जो ये बॉक्स है, मतलब पहला वाला ये जो फंड है, इसमें क्या हो रहा है, ये है हमारा ईपीएफ वाला। मतलब ये जो हम ईपीएफ स्कीम अभी पढ़ रहे थे वो है। इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय का जो डिपॉजिट है, एक मिनट, हम्म, इसमें ये हम पहला वाला बॉक्स करते हैं। अब इस पहले वाले बॉक्स को डिस्कस करते हैं। इसमें ईपीएफ, ये एक्चुअली ईपीएफ स्कीम को बता रहा है, ईपीएफ स्कीम के बारे में बता रहा है। ये जो हमने बॉक्स बनाया ये एक फंड है जिसमें जो एम्प्लॉय है वो अपना 12% डिपॉजिट कर रहा है। मतलब जैसे वो जॉब कर रहा है तो वो 12% उसका पीएफ कट रहा है, लेकिन वो उसकी ही सैलरी से एम्प्लॉयर काट रहा है। अब यहाँ पे एम्प्लॉयर भी जितना वो अमाउंट, मतलब 12% वो उसके सैलरी से कट कर रहा है, तो एम्प्लॉयर भी यहाँ पे 12% डालेगा, तो टोटल 24% हो गया। साथ में इंटरेस्ट भी जाएगा। सो ये पूरा जो फंड है वो किसको मिलता है? ये एम्प्लॉय को मिलता है और ये वर्कर को मिलता है। नाउ नेक्स्ट बॉक्स, ये है हमारा पेंशन वाला बॉक्स। अब एक्चुअली जो इस स्कीम के अंदर आता है ना ईपीएफ वाले, वो ईपीएस के भी अंदर आता है और वो इंश्योरेंस के भी अंदर आता है ऑटोमेटिकली। सो यहाँ पे क्या है, जो पेंशन वाला स्कीम है, पेंशन वाला बॉक्स है, उसमें एम्प्लॉयर का कोई भी डिपोजिशन, सॉरी एम्प्लॉय का जो वर्कर है उसका कोई भी डिपोजिशन नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉयर ही ऐड करेगा और यहाँ पे गवर्नमेंट ऐड करेगी थोड़ा सा अमाउंट। अब ये जो डिपॉजिट वाला इंश्योरेंस वाला है उसमें सिर्फ एम्प्लॉयर का जाता है और ये बाद में एम्प्लॉयज को अवेल करता है। नाउ नेक्स्ट इज दिस वही सेम स्कीम, हाँ इसके कुछ और पॉइंट्स रह गए थे, जैसे एम्प्लॉयज कवर्ड। अब इसमें कौन कौन से एम्प्लॉयज कवर्ड है, मतलब ईपीएफ एक्ट के अंदर कौन कौन आता है। पहले हमने देखा था कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसपे ये एप्लीकेबल है, किस पे एप्लीकेबल नहीं है। अब हम देख रहे हैं कौन से एम्प्लॉयज आते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के। सो इसमें मैनुअल वर्कर्स भी आते हैं, साथ में मैनेजर लेवल के वर्कर्स भी आते हैं, मतलब जो मैनेजर या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हैं। अब इसमें जो जिनको वेजेस डायरेक्टली मिल रहे हैं, इनडायरेक्टली मिल रहे हैं, वो भी इसके अंदर आते हैं, या फिर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है वो भी इसके अंदर आता है। अगर कोई अप्रेंटिस या फिर ट्रेनिंग के लिए है तो वो भी इसके अंदर आता है। बट इट एक्सक्लूड apprentices अंडर द अप्रेंटिसेस एक्ट ऑफ दिस 1961।
सो अगर कोई अप्रेंटिस है जो कि अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंडर कवर्ड है, वो इसका बेनिफिट नहीं उठा सकता है। मतलब अगर आप कहीं से भी कोई एक बेनिफिट ले रहे हैं तो आप फिर वही सेम चीज आप दूसरी जगह से नहीं लेंगे। नाउ नेक्स्ट विल सी दिस एलिजिबिलिटी। अब इसमें इस प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट लेने के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है। पहला क्राइटेरिया, आपका जो बेसिक पे है और डियरनेस अलाउंस है वो दोनों मिला के लेस देन और इक्वल टू 15,000 पर मंथ होना चाहिए। ये मैंडेटरी। अगर कोई एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 15,000 या 15,000 से कम है तो उन पर ये ईपीएफ एक्ट जरूर मतलब डेफिनेटली लागू होगा, मैंडेटरी है। बट अगर उनका पे ज्यादा है तो वो कंपलसरी नहीं है उनके लिए, लेकिन वो अपने एम्प्लॉयर से बात करेंगे कि मुझे ये बहुत अच्छा स्कीम लग रहा है, मुझे इसका बेनिफिट लेना है क्योंकि मैं कंट्रीब्यूट करूंगा, फिर आप भी कंट्रीब्यूट करेंगे, तो उसके बाद फिर मुझे ये अमाउंट मिलेगा, तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है ये स्कीम। तो अब मान लो उसकी सैलरी 17,000 है और वो मतलब तो वो इसका एम्प्लॉयर के पास जाएगा, बोलेगा कि मुझे स्कीम अच्छी लग रही है, तो एम्प्लॉयर फिर उसके बाद परमिशन लेगा असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की, और उसके बाद वो इसका बेनिफिट ले सकता है। एक और चीज है इसमें कि अगर एम्प्लॉय बोल रहा है कि ये 12% वाली स्कीम अच्छी लग रही है, मैं इसमें 15% डालता हूँ, तो शायद एम्प्लॉयर भी 15% डाल दे, बट ऐसा नहीं होगा। एम्प्लॉयर को सिर्फ 12% ही कंट्रीब्यूट करना है। एम्प्लॉय चाहे तो अपना कितना भी कर सकता है, बट जनरली 12% ही डिडक्ट होता है ना। अबाउट दिस स्कीम, बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट टू द पीएफ। सो अभी हमने देखा कि यहाँ पे एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, साथ में आपको एक इंटरेस्ट भी मिल रहा है। अब एम्प्लॉयर ये क्या करता है कि इसमें से मतलब मैंने आपको बताया था ना कि 12% जो है वो एम्प्लॉय के सैलरी से ही डिडक्ट करता है, तो वो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कहलाता है, तो वही लिखा है यहाँ पे। सो वही सेम चीज है। अब ये आगे देखेंगे कि एम्प्लॉयर जो 12% डिडक्ट मतलब उस पर डिपॉजिट कर रहा है इस फंड में, उस 12% में से 8.33 वो डाइवर्ट करेगा ईपीएस में, और जो बचा हुआ जो 12 में से मतलब 12 का ही डिवीजन होगा, वो हम देखेंगे कैसे कैसे डिवीजन हो रहा है। ना एम्प्लॉय कैन कंट्रीब्यूट मोर, वही सेम चीज है, एम्प्लॉय और ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है, बट इन दैट केस एम्प्लॉयर डजंट हैव टू मैच द कंट्रीब्यूशन अबव 12%। मतलब एम्प्लॉय अगर बोल रहा है मैं तो 15% दूंगा, मुझे बहुत अच्छी स्कीम लग रही है, लेकिन एम्प्लॉयर 12% ही देगा। देन नेक्स्ट, अभी कंट्रीब्यूशन का जो मैंने बोला था कि देखेंगे। अब एम्प्लॉय है, उसने जैसे 12% उसकी सैलरी से गए, वो तो जाएंगे ईपीएफ में। एंड नेक्स्ट एम्प्लॉयर का देखें, एम्प्लॉयर ने जैसे 12% दिया, तो इसका मैंने बताया था ना कि 8.33% जाता है ईपीएस पेंशन में, 3.67% जाएगा आपके ईपीएफ में। मतलब एम्प्लॉय का पूरा प्रोविडेंट फंड में जा रहा है 12%, लेकिन एम्प्लॉयर जो 12% अपना डाल रहा था उसमें से सिर्फ 3.67% ही जाएगा ईपीएफ में, और ये 8.33 जाएगा पेंशन में, और ये डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस वाले में 0.5%। देन नेक्स्ट, विड्रॉल का देखें। अगर आपको पूरा का पूरा आपने जो भी साल की मेहनत करी है, प्रोविडेंट में आपका डिपॉजिट इकट्ठा हुआ है, अगर आपको पूरा पैसा चाहिए तो वो आप रिटायरमेंट पे ले सकते हैं आफ्टर 58 ईयर्स ऑफ एज। लेकिन अगर आपकी कोई ऐसे कंटिजेंसीज आ गई या फिर कोई इमरजेंसी इशू आ गया, आपको आपको मैरिज के लिए या फिर एजुकेशन के लिए या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या अदर कोई रीजन के लिए, घर बनाना है, कुछ भी करना है, अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, सो इन दैट केस आप ये पीएफ विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन आप पूरा नहीं ले पाएंगे, आपको कुछ परसेंट ही पार्शियल विड्रॉल यहाँ पे, मतलब अगर आपको एडवांस में चाहिए तो पार्शियल विड्रॉल ही हो पाएगा। अब देखिए, जैसे ही आप कोई घर बेचते हैं या फिर अगर आप कुछ भी गाड़ी वाड़ी बेचते हैं, आपके पास ढेर सारा पैसा आता है, तो उस केस में क्या होता है कि सरकार आपसे उस ढेर सारे पैसे में से टैक्स लेती है। लेकिन यहाँ पे भी आपको ढेर सारा पैसा मिल रहा है, बट यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। इट इज टैक्स फ्री एज वेल एज इंटरेस्ट फ्री। बट इफ द पर्सन इज अबव 54 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 58 ईयर्स में तो उसका रिटायरमेंट है, और अगर उसको ऐसी कोई सिचुएशन आती है और तो वो पार्शियल विड्रॉल कर सकता है। लेकिन अगर वो इंसान 54 ईयर्स तक पहुंच चुका है तो वो 90% तक ले सकता है। नाउ टू मोर कंडीशंस। अगर वो इंसान अनएम्प्लॉयड है तो, और उस 1 महीने हो गए उसको नौकरी वोकरी नहीं लगी है, अब उसको पैसे की अगर जरूरत है तो वो 75% तक विड्रॉ कर सकता है। लेकिन अगर वो इंसान अनएम्प्लॉयड है फॉर 2 मंथ्स, तो वो जो बचे हुए 25% है पीएफ का, वो भी विड्रॉ कर सकता है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्कीम, दैट इज एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995।
अब हमने पेंशन में देखा था ना कि एम्प्लॉयर जो 12% डाल रहा था उसका 8.33% पेंशन पे जा रहा था, तो वही सब चीजें हैं इसमें। अब इसमें क्या है, जो भी ईपीएफ स्कीम के अंदर कवर हो रहे हैं प्रोविडेंट फंड के अंदर, उन सब पे ये पेंशन वाला स्कीम एप्लीकेबल होता है। मतलब आपने एक में इनरोल करा, आप पे ये तीनों स्कीम लग जाएंगी, प्रोविडेंट फंड, पेंशन एंड डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। नाउ द प्रोविडेंट एम्प्लॉयज पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन इज 8.33%, विच इज डाइवर्टेड टू ईपीएस। मतलब यही वही वही बात है जो हमने भी पढ़ी थी, 8.33% कहाँ जाएगी, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की तरफ। नाउ नेक्स्ट इज दिस, हाँ अब मैंने बताया था आपको वो बॉक्स बनाए थे ना, 3 बॉक्स। तो जो सेकंड वाला बॉक्स था उसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था, साथ में गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन था। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन है, कितना है, 1.16% ऑफ द पे टू दिस ईपीएस। मतलब उनका 1.16% जितना भी उसका पे है, मतलब जितना भी एम्प्लॉय का पे है उसका 1.16% जाएगा ईपीएस में। सो आपको पेंशन में क्या क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है 8.33 जो कि एम्प्लॉय डाल रहा है, और 1.16 जो कि गवर्नमेंट डाल रही है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं पेंशन में। अब उसको अगर पेंशन चाहिए एम्प्लॉय को, तो उसको कम से कम 10 साल की सर्विस देनी पड़ेगी, 10 साल की नौकरी करनी ही पड़ेगी, तभी वो पेंशन ले सकता है। प्लस उसको 58 ईयर्स के, मतलब 58 ईयर्स के बाद ही ये पेंशन अवेल कर सकता है, तो उसको 58 ईयर्स का हो जाना चाहिए। लेकिन अगर उसने बोला नहीं नहीं मैं तो रिटायरमेंट 2 साल बाद लूंगा, मैं अभी मुझे रिटायरमेंट की जरूरत नहीं है, तो अगर वो 2 साल बाद लेता है 60 ईयर्स में, इन दैट केस उसको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा 4% पर एनम। जितना भी उसका अमाउंट बन रहा है उसको 4% हर साल मिलेगा। लेकिन अगर वो 58 से पहले रिटायरमेंट लेगा तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगा। नाउ इन केस उस इंसान की डेथ हो जाती है, तो जो भी उसकी विडो है या विडोवर है फॉर लाइफ, उनको पेंशन दिया जाएगा, मतलब उनको ये अमाउंट मिलेगा। अगर वो शादी कर लेता है किसी और से या कर लेती है तब उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर उनके बच्चे हैं तो उनको 25 साल तक ये बेनिफिट वो ले सकते हैं, मतलब जो भी पेंशन का अमाउंट है वो उनके बच्चों को दिया जाएगा, अगर उनके मम्मी पापा दोनों ही नहीं है तो। और अगर वो सब्सक्राइबर अनमैरिड था तो वो अपना कोई नॉमिनी अपॉइंट करेगा या फिर उसको नॉमिनेट करेगा किसी पर्सन को, तो उसको ये बेनिफिट मिलेगा। नाउ ये इंश्योरेंस वाला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज गिव अ पॉजिटिव फीडबैक। थैंक यू।